एक ही वीडियो मात्र देखनी है आपको ये वाली, और मैं तो कहूंगा एक ही बार आप देखेंगे और सारा डाउट एपीसी और एपीएस का क्लियर हो जाएगा। ये वादा है सूरज मालाकार का। तो फिर यहाँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो यूनिट है आपके सामने दिख रहा होगा। जब तक अभी तक हम लोग यूनिट 1 करा रहे थे और यूनिट 1 चलता रहेगा, उस पर ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के बिहाफ पे अब हम लोग यूनिट 3 को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। फिर जल्दी ही आपके पास यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 ये सभी हम लोग कवर अप कराना शुरू करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके स्कूल्स में सिलेबस को ऐसे भगाते हैं जैसे एक रफ्तार वाली तेज वाली रेलगाड़ी, है ना। तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो करंट जो लेटेस्ट में आपके स्कूल्स में चल रहा है या फिर जो टॉपिक्स आपको कवर करना चाहिए वो भी साथ में हम आपको कराते रहें। तो आप उधर भी प्रैक्टिस करते रहेगा। यानी कि यूनिट 1 में नेशनल इनकम चल रहा है आपका, जिसके अंदर 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट अपलोड होने जा रहा है यूनिट 3 के लिए, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12th। तो बीएसपी के छात्र इंटेलिजेंट है, समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं आप लोगों को आज जो करा रहा हूँ यूनिट 3 का, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में है कि करंट टाइम में कुछ टॉपिक्स हैं जो इधर उधर से बच्चे सर्च कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, लेकिन आप लोगों को यहाँ प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर चैप्टर का नाम जो है, जो यूनिट का नाम है, इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर लगभग इंक्लूड है। कहने का मतलब है अगर आप अलग अलग राइटर्स की बुक्स उठाते हैं तो उसमें आप देखेंगे लगभग 3 चैप्टर्स का ये कॉम्बिनेशन है यूनिट 3। तो देखिए बड़ा ये भी यूनिट है, काफी बड़ा है यूनिट, क्योंकि 3 चैप्टर्स और उसके अंदर भी टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी डिमांड में है, और जो टॉपिक्स मैं कहूंगा कि बहुत ही इजीली आपको समझ में आ सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को टफ लगता है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, और आपको सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर समझ आ जाए तो लाइक करना मत भूलना। पहले भी एडवांस में भी कई लोग कर देते हैं, कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर देखिए, तो चैप्टर का नाम, पहले जो यूनिट का नाम है मैं आपको क्लियर कराता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के पूर्ण संतुलन का निर्धारण। अब इस चैप्टर का मीनिंग क्या है वो बड़ा ही शॉर्टली मैं आपको समझाता हूँ। इस चैप्टर के ऊपर, इस नेम के ऊपर, टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनानी है, लेकिन अभी जो डिमांडेड टॉपिक है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिसका इससे कोई कोरिलेशन नहीं है, सेपरेट टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम। देखिए फुल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन हिंदी में, और फुल इक्विलिब्रियम का मतलब एकदम बहुत ही अच्छा संतुलन है, यानी कि परफेक्ट लेवल पे संतुलन है ना, इक्विलिब्रियम है। तो वहां पर जहां पर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होती है, संतुलन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। उस लेवल से होता है, उस सिचुएशन से होता है जहां पर वो लोग सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है ना। तो फुल्ली सेटिस्फाइड में हमारी जो एक इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी कैसे सेटिस्फाई होगी उसके बारे में चैप्टर है कि इकोनॉमी जो है कब मस्त होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एकदम हैप्पी लेवल, जहां पर सुखी हैं सारे, एकदम मस्त है, कोई प्रॉब्लम नाम की चीज है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था के स्तर पे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमने कहा एक ऐसा लेवल जहां पर इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, सही है। उसकी क्या शर्तें होती हैं, नहीं होती हैं, वो सब जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक के बारे में, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमारे पास जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। कई बच्चे वेटिंग पर हैं बहुत ज्यादा कि सर ये टॉपिक हमें बता दीजिए। तो देखिए एपीसी और एपीएस, ठीक है, ये 2 टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस यूनिट के अंदर, और आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर एपीसी की फुल फॉर्म क्या है सर, वो ध्यान से देख लीजिए पहले। ये है सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। तो जाहिर सी बात है सर, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब इसका मीनिंग क्या है, ये सारी बातें जानिए, बड़े अच्छे से क्लियर होगा, बड़ा आसान टॉपिक है। तो देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो हिंदी में कहेंगे इसे हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो टॉपिक है, और यहां पर है औसत बचत प्रवृत्ति,
औसत बचत प्रवृत्ति। ये ना अब रिटर्न में जो है हमारे कोर्स में नया आपको लगेगा कि नया कुछ, लेकिन रियलिटी में ना आपके घर में ही इन बातों को किया जाता है, लेकिन वो टॉपिक हमें नहीं पता होता। वही टॉपिक आज हम इसको बुक्स में पढ़ेंगे, चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ने वाले। ये हमारे आम लाइफ में, हमारे आम जीवन में ये बातें होती रहती हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए एपीसी कभी भी कैलकुलेट करना हो तो एपीसी का फॉर्मूला रहेगा, एपीसी का फॉर्मूला रहेगा सर C अपॉन में y। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है एपीसी का, C अपॉन में y। आप समझते जाए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये चीज आपको कभी भी रटनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही आसान पार्ट है। C का मतलब यहां पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो y है हमारा, y का मतलब होता है इनकम। तो इनकम को कई लोग नेशनल इनकम भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन याद रखिएगा इनकम का मतलब नेशनल इनकम, क्योंकि पूरे इकोनॉमी की बात चल रही है ना। देखिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो क्या होता है, उपभोग व्यय। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, उपभोग व्यय, और इनकम को हम कहेंगे आय। समझ आ गया? तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप, सही है। तो आपके पास एक एपीसी का फॉर्मूला मिल गया आपको। चलिए सर, इसी तरीके से आपको एपीएस का फॉर्मूला बनाना है। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं? सर एपीएस का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए एपीसी का फॉर्मूला बना है C अपॉन में y, तो एपीएस का फॉर्मूला होता है S अपॉन में y। सही है, फिक्स फॉर्मूले हैं, कोई चेंजेबल नहीं है। S का मतलब यहां पर क्या है, सेविंग्स। क्या है सर? सेविंग्स। और y तो आप सबको पता ही है, y क्या है, देखिए टिक कर दिया हमने, y वही रहेगा हमेशा, यानी कि जो इनकम है वो वही है, ठीक है। चलिए अब ऐसे सेविंग्स हिंदी में इसको हम कहेंगे बचत। एस क्या है सर? बचत, और वाई तो आपको पता ही है क्या चीज है, ठीक है जी। चलिए, तो सर अभी तक आपने ये तो बताया नहीं कि ये एपीसी है क्या और एपीएस है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं। यही तो हमारी वीडियो में खास होता है कि हम इन चीजों को आपको डाउट में नहीं रहने देते, तो इसको हम बताएंगे, आप देखते जाइए। जो इसका आसान पार्ट है बिल्कुल आप आसानी से समझते जाइए, अभी आपको सारा टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो एपीसी के बारे में हमने फुल फॉर्म बताया, अभी आपको फॉर्मूला बताया। आइए सर, अब इसकी डेफिनेशन अगर हमको बनानी हो तो डेफिनेशन भी बहुत ईजी बन जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन बनाना है हमको, इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं डेफिनेशन में, हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूं, यहाँ पर हिंदी वाले लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए हिंदी वाले लिखेंगे इसमें उपभोग व्यय तथा आय, उपभोग व्यय तथा आय के अनुपात को क्या कहेंगे सर? हम लोग क्या कहेंगे सर? एपीसी कहेंगे। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। देखिए यहां पर इन दोनों जब डिवाइड में है तो डिवाइड में होने का मतलब क्या है? रेशियो। तो यहां पर मैंने वही लिखा है कि कंजप्शन और जो इनकम है, भाई कंजप्शन और इनकम के रेशियो को, अगर गलती से आपने पेपर में ये लिख दिया ना इनकम पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा। पहले क्या लिखा मैंने? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और नीचे क्या है? वाई। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? एपीसी कहते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से समझ लीजिए, इंग्लिश में हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शन बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। प्रोपोर्शन बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज नोन एज एपीसी। सही बात है सर, आसान रहेगी डेफिनेशन, बिल्कुल सर। देखिए अब उसी के हिसाब से यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां और करके एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं, बड़ी आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए यहां पर कितना आसान डेफिनेशन में लिख रहा हूं उपभोग व्यय यानी कि सी को आय का मतलब नेशनल इनकम, वही वाई से भाग देने पर प्राप्त मूल्य को क्या कह देंगे सर? हम लोग कह देंगे एपीसी। सही बात है, आसान है। देखिए बड़े ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया है कि आपने इसमें क्या किया है, फॉर्मूले में वही डेफिनेशन बन रही है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, सी को हमने किससे डिवाइड कर दिया? वाई से डिवाइड कर दिया। कितना सिंपल है ना। तो वही मैंने लिखा है कि उपभोग व्यय को आय से भाग देने पर प्राप्त मूल्य को, है ना, क्या कहेंगे? एपीसी। तो इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, बड़े हम आराम से लिख सकते हैं इसको। हम ये लिख सकते हैं वैल्यू विच इज गेट्स बाय द डिवाइडिंग ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर through the income, है ना। Value which is gets or received by the dividing of consumption expenditure through the
थ्रू दी इनकम इज कॉल्ड एपीसी, है ना। तो जो वैल्यू हमको मिलती है किससे मिलती है सर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इनकम से डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वही क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा हमारा एपीसी। बात समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, या आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये देखिए यहां पर अब इनकी डेफिनेशन बनाने का काम आपको करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश वालों को अपने आप बनाना है, सही है। पहले वाले में क्या लिखेंगे, वही जैसे यहां पर लिखा था प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तो यहां पर लिखूंगा प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग एंड इनकम इज नॉन एज एपीसी। समझ आ गया, यानी कि बचत और आय के अनुपात को मिल गया। दूसरा वाला मैं वही लिखूंगा कि सेविंग्स को इनकम से डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगा, एपीएस कहलाएगा, है ना। यानी कि हिंदी में बचत को आय से भाग देने पर। समझ आ गया? बिल्कुल सर समझ आ रहा है टॉपिक कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर जो है ये टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट रहता है। अब समझिए इसके बारे में कि ये होता क्या है। एक्चुअली प्रोपेंसिटी, इसके वर्ड आया है, इसके अंदर वर्ड क्या आया है मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, प्रोपेंसिटी वर्ड आया ना प्रोपेंसिटी। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, है ना, प्रोपेंसिटी। अब प्रोपेंसिटी का मतलब यहां पर क्या समझ सकते हैं? देखिए प्रोपेंसिटी का मतलब मैं समझा सकता हूं आपको नेचर, है ना। प्रोपेंसिटी का मतलब नेचर। नेचर किससे रिलेटेड हम यहाँ नेचर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति का नेचर कैसा है, एक व्यक्ति का हैबिट कैसा है ना। हैबिट के अंदर क्या आ जाता है सर, हैबिट के अंदर आ जाता है कि उसकी आदत क्या है, यानी कि उसका नेचर कैसा है, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू कंजप्शन। देखिए नेचर और हैबिट्स रिलेटेड टू कंजप्शन एंड सेविंग। देखिए आपके घर में भी या फिर बाहर भी आपने कभी सुना होगा कि एक पर्सन है, एक आपके पड़ोस में कोई है या आपके घर में कोई है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि ये बहुत खर्चीली प्रवृत्ति का है। खर्चीला क्या होता है आपको पता ही है, जो बहुत एक्सपेंडिचर करता रहता है, जो कंजप्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। यानी कि इनकम 10,000 कमा कर लाता है, पूरा 10,000 उड़ा देता है, या फिर 10,000 कमा कर लाता है उससे भी ज्यादा खर्च कर देता है ना, या बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है उसको। तो ऐसे नेचर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, खर्चीली प्रवृत्ति का है। तो देखिए यहां पर हम वही तो निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि इनकम का कितना पार्ट वो कंजप्शन पे खर्च करता है और इनकम का कितना पार्ट वो सेविंग पे खर्च करता है। सही बात है। तो सेविंग पे खर्च नहीं, माफी चाहूंगा, सेविंग्स करता है ना। तो सेविंग्स करता है या फिर कंजप्शन पे स्पेंड करता है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो इससे उसका नेचर का पता चलेगा। ऐसे हम इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं कि एक इकोनॉमी जो है वो इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन पे स्पेंड कर देती है और कितना सेविंग्स के रूप में रखती है, तो उसी से प्रवृत्ति पता चलती है। अब मानकर चलिए एक व्यक्ति है वो 10,000 रुपए कमाता है और उसमें से 6,000 रुपए की सेविंग कर लेता है और 4,000 रुपए में अपना कंजप्शन पार्ट पूरा कर लेता है। तो आप खुद से सोचिए लोग उसे क्या कहेंगे, कहेंगे बहुत ही बचत प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना। उसकी प्रोपेंसिटी, उसकी हैबिट, उसका नेचर कैसा है, सेविंग्स का नेचर है, वो बचत ज्यादा करता है ना। तो जब जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी हम वो कह देंगे कि वो इकोनॉमी क्या है, उस नेचर का है। जैसे मान लीजिए एपीसी की वैल्यू ज्यादा है, अब कितनी आएगी सर वो आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। अब समझ आ गया। तो एपीसी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो हम कहेंगे इसका नेचर कैसा है, कंजप्शन नेचर ज्यादा है। और अगर एपीएस की वैल्यू ज्यादा आएगी तो हम क्या कह देंगे सर, कि इसका सेविंग का नेचर ज्यादा है। समझ में बात आई। तो यही वो टॉपिक है जिससे आपको इस तरीके से समझाया गया है, लेकिन ये रियल लाइफ में चीजें यूज होती हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है और ये हमारी पूरी इकोनॉमी लेवल पे पढ़ रहे हैं। सही है। तो फॉर्मूले यही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सही है। और जानते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि एपीसी और एपीएस की वैल्यू क्या हो सकती है, इसका मूल्य कितना आ सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। समझ आ गया। तो आइए हम इसको जानने के लिए अब जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए इस टॉपिक को भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए एपीसी और एपीएस की वैल्यू के बारे में अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो यहां पर लिखता हूं, generally value of APC and APS। चलिए इससे भी पहले मैं आपको सीधा इस टॉपिक पे कवर कराता हूं कि यहां पर एपीसी और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और एपीएस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उस बात को समझते हैं। ठीक है, बड़े आराम से देखिए
तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये जो हो सकता है ये हो सकता है मोर देन 1, मोर देन 1। तो देखिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एपीसी इज ग्रेटर देन 1, है ना, एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है, एपीसी की जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा हो सकती है। कब हो सकती है सर, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, देखिए एपीसी की वैल्यू कब होगी ज्यादा, तो यहां पर मैंने लिखा है कि एपीसी का मूल्य एक से अधिक हो सकता है। तो देखिए कब होगा ऐसा, व्हेन सी ग्रेटर देन वाई, जब सी यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा सर, वहां पर एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गया, नहीं आया? लेकिन ये अक्सर आपने देखा होगा, आपने पास में भी देखा होगा, अपने घर में भी अगर महसूस किया आपने कि कई बार ऐसा होता है कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब वो या तो पुरानी सेविंग्स को यूज करके हम करते हैं या फिर उधार करके करते हैं। तो देखिए एपीएस की जो वैल्यू, एपीसी की जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा हो सकती है। आइए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एपीसी निकालने के लिए फॉर्मूला है सी अपॉन में वाई, सही है। देखिए y मानकर चलिए किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 है, सही है, और उसने कंजप्शन कितना किया, उसने कंजप्शन 12,000 का कंजप्शन किया। पॉसिबल है, बिल्कुल है सर, और ये कई बार हो जाता है ऐसा, सही है। तो 10,000 इनकम और कंजप्शन 12,000 का, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 आ गई, यानी कि ऐसा हो सकता है। समझ आ गया? देखो आपको ये भी कंफर्म हो रहा होगा कि 10,000 इनकम है और 10,000 ही उसने कंजप्शन कर लिया पूरा, ये तो और भी पॉसिबल है, तो 1 भी हो सकती है इसकी वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा था मैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा हो सकती है। समझ आ गया? चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एपीसी की, तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उस बारे में हम जानना चाहते हैं एपीसी के। तो आप देखिए इसमें यहां पर मैं लिख रहा हूं लेस देन, सॉरी, मोर देन 0, मोर देन 0। देखिए 0 से ज्यादा ही होगा। जो एपीसी की वैल्यू है ना वो मिनिमम कितनी हो सकती है इस बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि मिनिमम कितनी हो सकती है, तो 0 से ऊपर ही होगी। देखो 0 नहीं हो सकता, कभी भी एपीसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए एपीसी जो है, एग्जांपल में यहां लिख देता हूं, जो एपीसी है फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। आप खुद से बताइए, किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 है, क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि उसकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर 0 होगी? नेवर, कभी नहीं होता। अगर उसकी इनकम है तो जाहिर सी बात है, इनकम ना होने पर भी मैं तो ये कह सकता हूं, जरूर इस बात को आप मान सकते हैं, जो मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा जब कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, इनकम 0 होगी फिर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा। कंजप्शन तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो इनकम फिर भी 10,000 है, तो कंजप्शन मिनिमम कितना हो सकता है? 0 नहीं हो सकता सर, कुछ ना कुछ होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो एपीसी की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होगी? 0 से ज्यादा होगी। सही है जी, ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखवाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। नोट पॉइंट, जिन बच्चों ने स्कूल्स वगैरह में टॉपिक पढ़े हैं या अदर वीडियोस में, उनको अगर बार बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो शायद आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इतनी नॉलेज आपके लिए बहुत सारी इनफ नॉलेज है और आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में स्कूल्स में दे सकते हैं। देखिए नोट पॉइंट में क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एपीसी नेवर बी 0 और नेगेटिव। ये कभी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। सही है, 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव में भी नहीं जा सकता। ये आपको मैंने यही प्रूफ करके दिखा दिया। 0 ही नहीं हो सकता तो नेगेटिव कहां से जाएगा। अब चलिए मैं यहां लेकर चलता हूं आपको मैक्सिमम वैल्यू एपीएस की कितनी हो सकती है। तो आइए बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो देखो जी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, लेस देन 1। एपीएस जो है ना, ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। सही है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मेंशन कर देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, एपीएस इज नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये 1 भी नहीं हो सकता, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। आइए मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं। देखो
एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। आप खुद से बताइए 10,000 इनकम है, क्या आप पूरा सेविंग कर सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है, तो एक तो हो ही नहीं सकता। और 10,000 इनकम है, क्या आप 12,000 सेविंग कर लेंगे? नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, ये नॉर्मल लॉ है बिल्कुल कि ऐसा ही होता है, सही है। तो ध्यान रखिएगा एपीसी की वैल्यू हमेशा कितनी होगी सर? मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होगी, सही है, ठीक है सर। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एपीएस की? तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, समझिए बड़े ध्यान से। एपीएस गोज टू नेगेटिव, क्या हो सकती है सर? नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ऋणात्मक वैल्यू हो सकती है इसकी, मतलब मिनिमम कितना जा सकता है? तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। किस केस में होगा? व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। देखो भैया, कंजप्शन अगर इनकम से ज्यादा होगी तो क्या होगा? आपका जो सेविंग है वो नेगेटिव में चला जाएगा, जाएगा ना। एक बात बताइए, किसी व्यक्ति की इनकम है, इनकम कितनी है? इनकम है 10,000 और कंजप्शन है उसका 12,000, तो सेविंग उसकी 2,000 माइनस में हो गई। तो माइनस में अगर फॉर्मूला देखिए आप रखेंगे एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन में वाई, ऊपर रखेंगे माइनस 2,000, नीचे 10,000, तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप समझ आ गया, ठीक है जी। अब नोट पॉइंट में आपको मैं यहां पर क्या लिखवा रहा हूं वो ध्यान से देखिए। नोट पॉइंट, एपीएस नेवर बी 1 और मोर देन 1, सही है, ध्यान रहेगा। एपीएस की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, और ना ही 1 से ज्यादा हो सकती। इस बात को ध्यान में रखें आप बड़े ही अच्छे तरीके से, समझ आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने एपीसी और एपीएस बिल्कुल प्रॉपरली आपको क्लियर करा दिया है। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं। एपीएस और एपीसी में ना नो डाउट एक वीडियो और पूरा जो है डाउट क्लियर आपका एपीसी और एपीएस का हो जाएगा। एक ही वीडियो मात्र देखनी है आपको ये वाली, और मैं तो कहूंगा एक ही बार आप देखेंगे और सारा डाउट एपीसी और एपीएस का क्लियर हो जाएगा। ये वादा है सूरजमालाकार का। तो फिर यहां पर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां पर मैं आपको कह रहा था कि एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट और आप सीख लीजिए। हाँ जी, तो वो टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक क्या है? देखिए, वो टॉपिक है रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और रियल लाइफ की चीज है। रिलेशन बिटवीन वाई, सी एंड एस। इनके नाम तो पता चल गए आपको। y क्या है? इनकम है। c कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और s क्या है सर? सेविंग्स है। देखिए y इज इक्वल्स टू, मैं c प्लस एस एक फॉर्मूला लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं होगी, नहीं होगी ना। y इक्वल्स टू c प्लस एस। सर y क्या है? आपको अभी अभी क्लियर हो चुका है। y क्या है? इनकम है। c कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और s क्या है? सेविंग्स है। देखिए क्या होता है, आपके पास जो इनकम होती है उस इनकम का क्या करते हैं? उसका कुछ पार्ट आप कंजप्शन पे स्पेंड कर देते हैं और कुछ पार्ट क्या करते हैं? एज रिटेन्ड एज सेविंग्स, है ना, बचत के रूप में रख लेते हैं। सही बात है। कुछ तो उपभोग पे खर्च हो जाता है और कुछ सेविंग पे जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कि कई बार इनकम का सारा पार्ट कंजप्शन पे खर्च हो जाता है ना, सारा पार्ट कंजप्शन पे, तो सेविंग कितना हो जाएगा? वहां पर 0 हो जाएगा। बात सही है ना, क्लियर है ना? देखो बार बार फिर से समझा रहा हूं, जो इनकम होती है वो या तो कंजप्शन पे स्पेंड होती है सारी की सारी, तो सेविंग 0 हो जाएगी, या फिर कुछ पार्ट कंजप्शन पे जाएगा और कुछ सेविंग्स पे जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर कल आपसे कोई पूछ लेना कि इनकम के क्या कंपोनेंट्स है, यहां पर मैं लिख देता हूं कंपोनेंट्स ऑफ y। अगर मैं y के कंपोनेंट्स पूछ लूं तो नंबर 1 c है और दूसरा क्या है भैया? s है ना। c तो फेमस है, हर जगह फेमस है ना। तो ध्यान रखिएगा c के बारे में, तो है भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, c यहां और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा दो बातें। देखिए इसकी डेफिनेशन में कोई आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। इसका पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम या टोटल इनकम, नेशनल इनकम। कई बार तो वाई को लोग क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कह देंगे, डजंट मैटर, ठीक है, एक ही बात है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स का सम क्या होगा सर? इनकम होगा। लिख सकते हैं ना, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब बताइए, इससे दो फॉर्मूला और क्रिएट हो जाता है। अगर मान कर चलिए मुझे सी निकालना है, क्या निकालना है? सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो क्या हो जाएगा?
y माइनस एस। y तो बड़ा है ना सर, इनकम है, आप फॉर्मूले को इधर उधर घुमाएंगे, नहीं भी आता है कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आपको कि देखो इनकम में से सेविंग घटाएंगे, इनकम बड़ी चीज है, सेविंग बचत घटा दोगे कंजप्शन निकल जाएगा। और ऐसे ही अगर सेविंग्स निकालनी है तो y में से अपना क्या घटा दो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर घटा दो, क्या निकल के आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएगा। ध्यान रहेगा ये फॉर्मूला। मैं आपको ये लिखने को एक एक लाइन और यहाँ पर लिखवा सकता हूँ, क्या लिखेंगे देखिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड सेविंग्स, लिख सकते हैं ना, आय और बचत के अंतर को क्या कहेंगे, उपभोग व्यय। यहां देखिए क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज नोन एज सेविंग्स, है ना, यानी कि आय और उपभोग व्यय के अंतर को क्या कहेंगे, सेविंग्स कहेंगे। कितनी आसान है, इससे आसान डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो रिलेशन ध्यान रहेगा, इस रिलेशन और पिछले कॉन्सेप्ट के बेस पर आप आसानी से एपीसी और एपीएस का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सही है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा कर दिखा रहा हूं फाइनली, और उसके बाद आपको एपीसी एपीएस के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल आपको घर से करने के लिए दूंगा, जिसपे आप करके मेरे को कमेंट में फोटो खींच कर भेज दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं किस बच्चे ने कितना सही किया है या नहीं किया है। जरूर भेजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये होमवर्क है आप लोगों का, पढ़ेंगे अच्छे से तभी आप कुछ कर पाएंगे, राइट। चलिए तो चलते हैं आगे, इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसका। आपके पास लाइव एक न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं यहाँ पर, देखिए मेरे पास है इनकम। इनकम है सर 0, 100, 200, 300, 400 और 500, क्लियर है। देखिए यहां पर क्या है, कंजप्शन। कंजप्शन है हमारे पास, मान के चलिए 40, 60, 80, 120, 160 और ये है 200। समझ आ गया। देखिए इस तरीके से मुझे कंजप्शन दिया। अब मान कर चलिए आपके क्वेश्चन में मैं कहूं कि यहां पर निकालिए आप एपीसी, क्या निकालिए सर, एपीसी, और निकालिए एपीसी, क्या निकालिए, एपीएस, सॉरी, एपीसी और एपीएस। देखिए तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। कोई दिक्कत है क्या, सी अपॉन में वाई। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, एस अपॉन में वाई, एस अपॉन में वाई, ऐसे ही पढ़ा है ना। तो एस तो है नहीं सर, ये कहां से निकलेगा, तो एस हम लोग यहां निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ठीक है। एस कैसे निकलेगा सर, आपको पता है, वाई माइनस सी, अभी पढ़ाया था मैंने। तो आइए एस भी निकाल के दिखा देते हैं, पहले आसान वाला काम करते हैं। 0 माइनस 40, देखिए यहां लिख के बता देता हूं, 0 माइनस 40, तो क्या आंसर आएगा भैया, -40 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 100 में से 60 गए, कितने आएंगे, 40। 200 में से 80 गया, 120, है ना। 300 माइनस 120 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, 180, ठीक है जी। उसके बाद 400 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 240, बिल्कुल सर 240। 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है जी। अब देखिए आपके सामने सब कुछ है आपके पास, कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए c अपॉन में y, देखो सर 40 अपॉन में 0, किसी भी बटे में 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 होता है, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, नॉट कैलकुलेटेबल। डैश कर सकते हैं, इन्फिनिटी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी लगा दो या डैश कर दो, एक ही बात है, ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी बना दो, क्लियर है जी। चलिए अगला क्या है सर, 60 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 0.6। कैलकुलेट आपको करना आता होगा, जितना बेहतर आपकी कैलकुलेशन है उतनी जल्दी आप लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। 80 अपॉन में 200 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। 120 अपॉन में 300 की अगर मैं बात करूं तो ये भी 0.4 हो जाएगा। 160 अपॉन में 400 की बात करूं तो ये भी आपका 0.4 ही होगा। और 200 अपॉन में 500 की बात करूं तो ये भी 0.4 हो जाएगा, सही है। तो वैल्यूज कुछ भी आ सकती है, जनरली आपको वैल्यूज मैंने बता दी कौन सी वैल्यू कितनी हो सकती है। आइए एपीएस निकाल के देखते हैं, एपीएस कैसे निकाला जाएगा सर। देखिए एपीएस निकालने के लिए क्या करना है, ये देखिए एस अपॉन में वाई, सर एस ये रहा, -40 अपॉन में 0, तो वही मैंने कहा कि इन्फिनिटी आएगा, डैश लगा दीजिए। अगला क्या है 40 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा 0.4। अगला क्या है सर 120 अपॉन में 200, तो कितना हो जाएगा सर 0.6 हो जाएगा। अगला क्या है सर 180 अपॉन में 300, तो ये भी हो जाएगा 0.6। और 240 अपॉन में 400, तो ये भी हो जाएगा 0.6। और ये 300 अपॉन में 500 अगर लिखूंगा मैं तो ये भी हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा, राइट, समझ आ गया। तो ये जो पार्ट है आपका वो इसी तरीके से आपको करना होता है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर आपको समझ
आ गया होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो इतना इजी है, और अगर मैं इसी काम को और इजी बना दूं तो कैसा रहेगा फ्रेंड्स, है ना, कैसा रहेगा, और इजी बना देते हैं इसको, इतना इजी कि देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब आइए यहीं पर मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये बातें समझ में आ जाए। देखिए मैं यहां पर टॉपिक लिख रहा हूं आपके सामने, रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ध्यान रहेगा, रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। क्या होता है सर, 1 होता है। एपीसी की वैल्यू जोड़ें और एपीएस की वैल्यू जोड़ेंगे तो आप हमेशा 1 आएगा आपका। समझ आ गया? ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फॉर्मूले ने तो बहुत कुछ आसान कर दिया। देखिए मैं कह सकता हूं, लाइन लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल्स टू 1। समझ आ गया, हमेशा 1 होगा। अब इससे दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं ना सर, कि अगर मुझे एपीसी निकालना है तो मैं 1 माइनस एपीएस भी कर सकता हूं अगर मेरे पास एपीएस हो तो। सही है, और अगर मुझे एपीएस निकालना है तो 1 माइनस में एपीसी भी कर सकता हूं। समझ गए मेरी बात को? देखिए इस कॉन्सेप्ट ने कितनी सारी बातें आसान कर दी। अब देखिए मेरे क्वेश्चन में मुझे एपीसी निकालना था और एपीएस निकालना था या नहीं, बड़े ध्यान से देख लो, एपीसी और एपीएस दोनों निकालना था। अब मेरे को क्या करना पड़ा, यहां पर मैंने एस भी निकाला, फिर एस अपॉन में वाई अलग से निकाला, सी अपॉन में वाई अलग से निकाला। क्यों भाई, अब ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास तो करना क्या है आपको, एपीसी निकाल लीजिए। आप देखिए सी अपॉन में वाई हमने करके निकाल लिया। देखिए ये वाला सी अपॉन में वाई जो मैंने बताया ये करके निकाल लिया हमने, ये आ गया। और ये आते ही क्या करना था आपको, यहां पर फॉर्मूला में अप्लाई कर देता हूं, 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस एपीसी, एक में से एपीसी घटाते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो डैश है पहला वाला, 1 में से 0.6 घटाएंगे 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6, 1 माइनस 0.4 0.6, 1 माइनस 0.4। समझ आ गया? तो बड़े ही आसानी से निकल जाता, मुझे ऐसा अपॉन में वाई का यूज नहीं करना पड़ता। समझ आ गया? तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, न्यूमेरिकल को आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। समझ आ गया? बड़ा ही आसान है। कई बच्चे कहेंगे कि मुझे घटाना ही नहीं आता सर, तो घटाने वाले देख लो भाई, 1 को 1.0 लिख सकते हो, उसमें से क्या घटाना है आपको, 0.4 घटाना है, तो 0.4 लिख लीजिए ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। घटाना ऐसे आता ही होगा, तो कभी भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस 1 में से आप 1.0 लिख सकते हो 1 को, और 1 में से 0.6 घटाना है तो उसको घटाइए, कैल्शियम इधर आया, 0.4 आंसर आएगा। समझ आ गया? तो ये पार्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। यार बहुत ज्यादा जो है आप लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए और आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े, बड़े आसानी से समझ आ जाए आपको टॉपिक, और बड़े ही अच्छे लेवल पर समझ के आए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओ सॉरी गाइस, एक वो तो रहेगा होमवर्क आप लोगों के लिए, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास वो भी न्यूमेरिकल हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पर होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको लिख कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर y गिवन है आपको 0, 100, 200, 300, 400। जनरली जो न्यूमेरिकल्स में अमाउंट आता है वो ऐसा ही आता है। ठीक है, 50 का भी वो लोग ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान लेवल पे आपको लगे इसलिए ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं, ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, और यहां पर दे रखा है आपको इस बार s दे रखा है। ठीक है, और s दे रखा है आपको -30, फिर दे रखा है आपको माइनस 10 दे रखा है। नहीं चलिए ठीक है, इसको हम 20 कर लेते हैं। ये हो गया 20 हमारे पास, ये हो गया 40 हमारे पास, ये हो गया 80 हमारे पास, और इसके बाद है हमारे पास 80, 120, और फिर है हमारे पास 250। ठीक है, ये दे रखा है आपको न्यूमेरिकल, और आपको क्या निकालना है इसके अंदर, एपीसी निकालकर मुझे आपको दिखाना है। तो आप इसको किसी भी एक तरीके से या दोनों तरीके से मुझे करके आप सेंड कर सकते हो। ये होमवर्क है आपको जो मैंने दिया है। समझ आ गया? ये एक न्यूमेरिकल है जो आप मुझे करके जरूर सेंड कीजिएगा। देखूंगा मैं कि कितने लोगों ने सही किया है और कितने लोग हैं जो बैठकर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और आ गया है। तो जरूर आपको अगर समझ आ गया है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मेरी मेहनत के लिए जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।